आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो चैप्टर है वो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। और आज सबसे पहले हम इसके थ्योरी पार्ट्स को देखेंगे। Disclaimer: The images, text, and other material used in our presentations are for the educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. So देखिए यहाँ पर कुछ एनालिसिस की गई है ना, नीट के ट्रेंड को समझने के लिए। तो देखिए 18 to 24 तक में 40 क्वेश्चंस आए गए हैं और देखिए 6% वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो काफी ज्यादा वेटेज है। और आप देखिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। और यहां पर देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं उसकी भी एक छोटी एनालिसिस की गई है, तो एक नजर इस पे भी डालते हैं। यहां पर देखिए 18 में डीएनए आरएनए वर्ल्ड रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से हमारे क्वेश्चंस आए थे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 4। एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था। और इसी तरीके से 2019 में देखिए डीएनए एंड आरएनए वर्ल्ड से क्वेश्चन आए हैं, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आए। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 और ये इजी, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। 2020 डीएनए एंड आरएनए वर्ल्ड रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 4 थे, एवरेज टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 21 में यहां पर देखिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए पैकेजिंग, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल। सिमिलरली 2022 यहां पर डीएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जेनेटिक मटेरियल के सर्च से रिलेटेड जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और आरएनए वर्ल्ड ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी क्वेश्चन आए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 7 पूछे गए थे और ये एवरेज और डिफिकल्ट लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। 23 पर आते हैं। 23 में देखिए आपका जो है डीएनए टॉपिक, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 7 थी और ये एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। 24 की बात करते हैं, पिछले साल की। जो टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया था इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे और ये भी एवरेज और डिफिकल्ट लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हर साल जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Deoxyribonucleic acid, ribonucleic are the two types of nucleic acid found in the living system। तो देखिए लिविंग सिस्टम में जो है वो ये दो तरीके के जो है आपके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो देखिए डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और आरएनए जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? आपका साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसकी सिंथेसिस जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। कुछ वायरसेस होते हैं उनमें देखा गया है कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। आरएनए थॉट ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे
कि कई बार ये सोचा गया कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर जो है वो अभी भी जो है आपका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए यहां पर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे ना, वो जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन आरएनए थोड़ा स्टेबल नहीं था, तो उसको उसमें मॉडिफिकेशंस देखे गए और फिर बाद में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो डेवलप हुआ। और क्योंकि डीएनए जो है वो काफी स्टेबल जो है वो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए की तुलना में, और जो ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए ना, वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, है ना। बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशन होने चाहिए, बट एट अ वेरी स्लो रेट। तो डीएनए जो स्ट्रक्चर था ना, वो इस चीज को करने के लिए बिल्कुल सूटेबल था, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट की तरह, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इस बात का पता चला कि डीएनए ही वो है जेनेटिक मटेरियल। देखिए आरएनए के बहुत सारे रोल्स हैं। ये कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल की तरह पाया जाता है और ये मैसेंजर की तरह भी काम करता है, इसके साथ साथ इसके कुछ और भी रोल्स हैं। ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह कई जगह स्ट्रक्चरल मोइटी का काम करता है, यानी कि बॉडी में सेल के अंदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर को निर्माण करने में हेल्प करता है, और कई जगह ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि एंजाइम की तरह ये बिहेव करता है आरएनए। डीएनए जो है वो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। इसमें जो मोनोमर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपके मोनोमर होते हैं डीएनए के केस में। डीएनए हो या आरएनए, दोनों के केस में न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मोनोमर की तरह काम करता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स मैं बता दूं, आपका न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, राइट, और अगर आपका आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा, और साथ साथ इसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर देखिए यहां पर एक बैक्टीरियोफेज की जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की बात की गई है, तो देखिए ये जो है बैक्टीरियोफेज, जिसको आप 5 × 174 भी कहते हैं, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकाले गए हैं कि कितने प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज के केस में देखिए 48,502 बेस पेयर्स हैं, ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है, एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए आप देखिए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो न्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और राइबोज होता है आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए के केस में, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। शुगर और फॉस्फेट जो है वो डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, और नाइट्रोजनस बेस जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, और ये जो है इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। So there are two types of nitrogenous bases, purines जिसके एग्जांपल हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और pyrimidine जिसके एग्जांपल हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन ये आपका डीएनए और आरएनए के केस में कॉमन होता है, ठीक है। थाइमीन जो होता है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, थाइमीन आपका आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो यूरेसिल इज प्रेजेंट आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। अब जहां जहां पर डीएनए में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बनता है ना, डीएनए के टेम्पलेट पे ही आरएनए का निर्माण होता है, राइट। तो अगर जहां पर एडेनिन होगा तो उसके अपोजिट जो है वो थाइमीन होना चाहिए, लेकिन अगर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो एडेनिन के अपोजिट यूरेसिल आएगा, थाइमीन नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, देखिए वो OH1 प्राइम सी पेंटोज शुगर जो होता है, फर्स्ट कार्बन जो होता है ना, वो
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा हुआ होता है, सच एज एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन। और ये देखिए, जब नाइट्रोजनस बेस से पेंटोज शुगर जुड़ जाती है तो वो आपकी क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। अभी ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच हुआ है ना, हम सिर्फ दो चीज की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड्स के नेम दिए गए, अगर गुआनोसिन है ना, तो गुआनोसिन को आप डीऑक्सी गुआनोसिन भी कहते हैं। साइटिडीन, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, इसको डीऑक्सी साइटिडीन के नाम से भी जाना जाता है। और यूरिडीन, यहां पे भी डीऑक्सी थाइमिडीन के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो देखिए आपके OH, आपका जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, राइबोज शुगर का फिफ्थ कार्बन जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है एक करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनाता है। यानी कि आपकी तीन चीजें हो गई ना। और बॉन्ड कौन कौन से बन रहे हैं आप देखिए, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में बन रहा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस है ना, जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ वो जुड़ा होता है, और वो जो बॉन्ड का निर्माण करता है उस बॉन्ड का नाम आपको ध्यान रखना है, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ कार्बन, आपका जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसका जो फिफ्थ कार्बन देखिए, वो जो है फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, वो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये दो बॉन्ड हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, ये दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो है वो नेसेसरी हैं। Two nucleotides are linkage through 3 prime 5 prime phosphodiester linkage। तो ये दो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका शुगर मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट ग्रुप है, ये दोनों मिलकर बैकबोन ऑफ डीएनए बनाते हैं। डीएनए का जो है ना वो बैकबोन का निर्माण। More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain। तो ये बताया गया आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पूरी चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है कि कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही है और वो पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो क्या चीज रिपीट हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का ये जो ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बना है ये स्ट्रक्चर, दिस इज आपका डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, उससे देखिए यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, फिर अगेन देखिए ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगेन फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज, अगेन फॉस्फेट। इस तरीके से ये जो राइबोज और फॉस्फेट ऑल्टरनेट चल रहा है ना, ये बैकबोन बना रहा है। और देखिए नाइट्रोजनस बेस सब अंदर की तरफ है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सभी अंदर की तरफ प्लेस्ड है, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचा कर रखना है, राइट। A polymer thus formed has at one end the phospho। अब ये देखिए आपका यहां पर 5 प्राइम एंड है, एक तरफ 5 प्राइम एंड होगा और दूसरी तरफ जो है वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। ठीक है, दो एंड इसके होते हैं और इनकी वजह पोलैरिटी जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर ऑफ शुगर हैज, आप ये देखिए फ्री OH, 3 प्राइम कार्बन ग्रुप पे आपका फ्री OH ग्रुप होता है। ठीक है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 3 प्राइम एंड होता है। The backbone of polynucleotide chain has formed due to the sugar and phosphate। तो देखिए शुगर एंड फॉस्फोट के थ्रू जो इसका बैकबोन बनता है। Nitrogenous bases linked to the sugar moiety project from the backbone। Project from the backbone means अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनको बचा कर रखना है। यही मेन चीज है नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, यही कोड्स बनाते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए की। तो देखिए यहां पर 2 प्राइम पोजीशन राइबोज में आपका जो है OH ग्रुप जो है वो देखिए
Every nucleotide residue has additional OH group present at 2' position in the ribose. अब ये राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आरएनए में, ठीक है. ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थाइमिन. तो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं वहां पर 3' OH ग्रुप था, यहां पर 2' OH ग्रुप है. और आपका जब आरएनए स्ट्रक्चर होता है तो यूरेसिल नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता. थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल. ये दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है. डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस, और ये डीएनए का जो नेचर है देखिए कैसा है, एसिडिक है, ठीक है. इसको फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के अंदर देखा गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, और उन्होंने नेम दिया था न्यूक्लिन. तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर जो है ये काफी जो है उस समय टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी ना, तो बहुत सारा ये पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर आज हम जानते हैं उस समय तक पता नहीं था, ठीक है. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता गया, आप जो है न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर की जो जटिलता है, या ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझने में मदद हुई. सो इट वॉज 1953, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. देखिए बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लिया जाता है. इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन है ना टेक्निक का इस्तेमाल किया, और जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को बताने में जो है उनको काफी इससे मदद मिली, ठीक है. मॉरिस विल्किन, रोजलैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो है वो प्रपोज किया, स्ट्रक्चर जो है वो बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का हो सकता है. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग. देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर जो इन्होंने बताया ना, जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताया? बेस पेयरिंग, है ना. नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पेयर करते हैं, और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, है ना. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, और दोनों के नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ होते हैं, और दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है. तो इन्होंने जो है इस पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखिए जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो माइक हैं उनको ऑफ करके रखें. सो एरविन चारगाफ का देखिए नेम यहां पर आता है. इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उन्होंने कुछ चीजें बताई. क्या चीजें बताई? इन्होंने बताया कि रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1, है ना. एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1, क्योंकि एडेनिन देखिए पेयर करता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ. ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि थाइमिन साइटोसिन के साथ कर ले या थाइमिन ग्वानिन के साथ कर ले. नेवर, इट नेवर हैपेंस. ये कभी नहीं होता. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, और थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ ही पेयर करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ जो है आपके थाइमिन के बेस पेयर्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एडेनिन के बेस पेयर्स होंगे. सिमिलरली जैसे ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है, तो यहां पर भी जो इनके परसेंटेज होंगे या इनके जो नंबर होंगे वो दोनों के इक्वल होंगे. तो आप एक रेशियो निकालोगे ना, तो इसका रेशियो देखिए हमेशा 1 के बराबर रहेगा, और ये चारगाफ का रूल था, ठीक है. सो if each strand of DNA called as a parental DNA act as a template for the synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA thus proposed would be identical to the parental DNA molecule, है ना. तो आपके एक चीज उन्होंने और भी बताई कि डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डबल हेलिकल है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो अपने को सिंथेसाइज करता है. अपने इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो ओपन होते हैं, और ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर यानी कि पैरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, जिसको हम आप कहते हैं डॉटर डीएनए, ठीक है. Salient feature of double helix structure of DNA are as follows. It is made up of 2 polynucleotide chain, और इसमें जो है आपका
शुगर और फॉस्फेट, ये देखिए शुगर और फॉस्फेट ये दोनों मिलकर आपका बैकबोन बनाता है। और ये देखिए टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है एक तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप देख सकते हैं यहां पर अगर इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखें तो इधर इसका पोलैरिटी क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके अपोजिट देखिए इधर क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, पैरेलल तो है लेकिन इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। The bases in the two strands are paired through the hydrogen bond forming the base pair। अब इनके बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अब ये देखिए एडेनिन है यहां पर, तो उसके अपोजिट क्या प्रेजेंट है थाइमीन, मैंने पहले भी बताया, और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली अगर थाइमीन है तो उसके अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा एडेनिन, और इनके बीच में भी डबल बॉन्ड है। लेकिन जब ग्वानोसिन होगा तो ग्वानिन के जो है वहां पर ये देखिए साइटोसिन है और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसी तरीके से साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो है आपके 3 हाइड्रोजन, ठीक है। सो जी और सी हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और ए और टी हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। टू चेन्स आर कॉइल्ड एट अ राइट हैंडेड फैशन। अब देखिए ये जो कॉइलिंग इसकी होती है ना, ये राइट हैंडेड फैशन में होती है। 3.4 nm का जो है ये पिच होता है इसमें, और 10 बेस पेयर हर टर्न में आपके 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और बेस पेयर के बीच में 0.34 nm का गैप होता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक हेलिक्स के बीच में कितना, दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के बीच में जो है वो कितना गैप होता है। दो न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि ये वाला और ये वाला, इसके बीच का जो गैप है ये आपका 0.34 nm के बराबर होगा, ठीक है। A place of one base pair stack over the other double helix and this is addition H bond confer the stability of the helical structure। फ्रांसिस क्रिक ये जो है इन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी प्रपोज्ड किया था। क्या कहा था इन्होंने, देखिए डीएनए है तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है और ये प्रोसेस कहलाती है आपकी रेप्लिकेशन। डीएनए से लेकिन आरएनए का भी निर्माण होता है ना। तो वहां पर जो है ये प्रोसेस कहलाती है आपके ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो डिफरेंट है, और डीएनए से आरएनए के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो डिफरेंट है, यानी कि दोनों अलग अलग प्रोसेस, ठीक है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंट में, और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, और इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए जब बन जाती है तो इससे प्रोटीन का निर्माण होता है और उसको आप कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए टू प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेशन प्रोसेस। So in some viruses the flow of information is reverse direction। कई बार देखा गया है कि रिवर्स डायरेक्शन होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और ये जो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है, ठीक है। ये आरएनए के केस में ही सिर्फ देखा जाता है। तो ये हो गई आपकी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, देखिए डीएनए हेलिक्स जो है ना बहुत हाई, क्योंकि बहुत लंबा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी लंबा होता है, और न्यूक्लियस जो हमें सेल नहीं दिखाई देता, न्यूक्लियस आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना छोटा होगा, उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है ना, ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2.2 मीटर का होता है पूरा, अगर आप उसकी थ्रेड को ओपन करें तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कॉइलिंग कितनी हाई होनी चाहिए जिससे कि वो इतने छोटे स्पेस में अपने आप को रख सके। तो इसकी काफी हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग होती है, ठीक है। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर 0.3 nm, और अगर आप इसको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.34 into 10 to the power of -9 मीटर के बराबर होगी। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस। हमें देखिए बेस पेयर्स पता है कितने होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है स्पेस कितना है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2.2 मीटर के बराबर जो है वो मैमेलियन सेल का जो है लेंथ होता है। मैमेलियन डीएनए का लेंथ होता है, नॉट द सेल। अ लेंथ
दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का आप साइज देख लीजिए कितना है, 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर सिर्फ। प्रोकैरियोट्स इकोलाई है ना, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसका जो डीएनए होता है वो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, और जो है इसको आप न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब यहां पर जो है हिस्टोन पाया जाता है यूकैरियोट्स में, ये पैकेजिंग मटेरियल के लिए हेल्प करता है, और ये देखिए बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन जो है वो एक बेसिक प्रोटीन। प्रोटीन acquires the charge depending upon the abundance of amino acid। अब ये देखिए जो आपका बेसिक प्रोटीन्स है और जो आपका डीएनए है वो एसिडिक नेचर है, तो दोनों के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड। कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपके हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन। दोनों अमीनो एसिड के देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज जो है वो शो करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में देखिए वहां पर बॉन्डिंग होती है, और इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। ये आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो हिस्टीन है, हिस्टोन्स होते हैं, और ये 2-2 के नंबर में होते हैं, इसलिए ऑक्टामर हो जाता है। और यहां पर हमारा एक H1 हिस्टोन है, आप देख सकते हैं ये डीएनए हेलिक्स जो है इस ऑक्टोमर के ऊपर एक सर्कुलर इस तरीके से कॉइलिंग करता है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए कॉइलिंग खोले ना, H1 हिस्टोन जो है वो यहां पर अटैच होता है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। सो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2A मतलब 2 H2A है, 2 H2B, H3A एंड H4, ये दोनों सभी जो है चारों 2-2 के नंबर में हैं, तो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं हिस्टोन। अब ये देखिए निगेटिवली चार्ज डीएनए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, और आपका जो लाइसिन है और आर्जिनिन है जो कि हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं आपके अमीनो एसिड, वो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, और ये पूरा डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल जो होता है वो कितना है, 200 बेस पेयर। ये पूरा क्रोमेटीन मटेरियल जो है इस तरीके से न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो है वो रैप होता है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटीन आर सीन इन द बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे नेकलेस होता है ना, मोती की नेकलेस होती है, तो ये जो बीड्स होते हैं यानी कि जो मोतियां होती हैं वो एक एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा ही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जब देखा गया था तो ये पूरे क्रोमेटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही दिखाई दिया था। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना आप डॉट जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। इसके साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं ना, हिस्टोन वाले तो होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, कुछ जगह ये काफी लूजली पैक्ड होते हैं, और उसको आप क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। और कुछ जगह पर जो है ये काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, उसको डार्क स्टेन लेता है। ये देखिए स्टेन करते हैं हम डीएनए को, तो कुछ जगह लाइट स्टेन मिलता है, कुछ जगह डार्क स्टेन मिलता है। जहां लाइट स्टेन मिलता है वो आपका यूक्रोमेटिन है, और जहां पे डार्क स्टेन मिलता है वो हेट्रोक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन का मतलब ये है कि डीएनए थोड़ा ओपन है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, और ट्रांसलेशन तो खैर बाहर होती है, आपका डीएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है, हो रहा हो, या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही हो, ठीक है। यूक्रोमेटिन सेट टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहां पर हो रहा है किस जगह पर, यूक्रोमेटिन में। तो कहीं पे भी यूक्रोमेटिन है वो आपका काफी एक्टिव है, वहां पर जो है आपकी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन कंपैरेटिवली इनएक्टिव होता है, हो सकता है यहां पर जीन्स आपके प्रेजेंट ना हो। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड टुक अ लॉन्ग डिस्कवर टू अ प्रूवन। अब देखिए सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो उसको कवर अप करना है पूरा, ठीक है। ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर शटन, थॉमस हंट मॉर्गन,
ये बहुत सारे साइंटिस्ट है जिनका नाम जो है वो सर्च फॉर द क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, है ना, जेनेटिक मटेरियल के सर्च के लिए देखिए इन लोगों का नाम आता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिये, ये एक बैक्टीरिया था, इसको इन्होंने लिया, ठीक है, और ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई। कैसे देखी गई? इसमें इन्होंने दो फिजिकल फॉर्म लिए। दो तरह के बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया जो थे, वो एक देखा कि काफी स्मूथ और शाइनी कॉलोनी बनाती है और एक रफ कॉलोनी बनाती है, ठीक है, स्मूथ कॉलोनी बना रही है और एक जो है वो थोड़ी रफ कॉलोनी बना रही है। जो आपकी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी उसके ऊपर ना म्यूकस की पॉलीसेकेराइड का सिंथेसाइज हो रहा था, इस वजह से वो काफी स्मूथ थी। और रफ स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में इस तरह का पॉलीसेकेराइड का निर्माण नहीं हो रहा था। एस स्ट्रेन जो था वो आपका वायरलेंट था, यानी कि अगर ये इंफेक्शन होता था, इस बैक्टीरिया अगर एंटर करता था तो ये निमोनिया कॉज करता था। लेकिन आर स्ट्रेन जो है वो अगर बॉडी में आ भी जाता था तो ये आपका निमोनिया कॉज नहीं करता था, ठीक है। यानी कि ये पॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि डिजीज जो है वो कॉज करता था। कौन सा? निमोनिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, है ना, तो माइस लिविंग रहा, क्योंकि इसमें देखिए ये नॉन वायरोलेंट है। आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरोलेंट है, इसमें पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस नहीं होती है, तो इस वजह से ये माइस में डिजीज कॉज नहीं किया। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इसको हीट किल्ड कर दिया, दोनों को लिया और हीट किल्ड कर दिया, राइट। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस एंड डिड नॉट किल देम। और इसको जब माइस के अंदर हीट किल करके एस स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक और काम किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और लाइव आर स्ट्रेन लिया। आपको पता ही है कि लाइव आर स्ट्रेन से तो डेथ होती नहीं है और हीट किल्ड वाले से भी डेथ नहीं होती है, तो दोनों को मिलाया और फिर माइस को इंजेक्ट किया। इस बार माइस की डेथ हो गई, ठीक है। एस स्ट्रेन हीट किल लिया गया, इंजेक्टेड टू माइस, ये माइस लाइव होगा, यहां पे माइस लाइव है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया और यहां पे आर स्ट्रेन लाइव लिया, ठीक है, आर स्ट्रेन लाइव लिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डाइड। अगर हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर बैक्टीरिया, है ना, तो माइस की डेथ नहीं हो रही है। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ मिलाकर कर रहे हैं इंजेक्ट, तो माइस की डेथ हो जा रही है। इसका मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है ना। यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। होता क्या है कि आपका हीट किल्ड का जो एस स्ट्रेन वाला है, इसकी पूरा डीएनए जो होता है वो डैमेज नहीं होता, वो थोड़ा डीएनए अभी प्रेजेंट है, वो जो है निकल कर आपके आर स्ट्रेन के अंदर जाता है और आर स्ट्रेन के डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है और उसको एस स्ट्रेन में बदल देता है, ठीक है। तो यही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। सो ट्रांसफॉर्म द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide। और जैसे ही ये स्मूथ पॉलीसेक्राइड बनाना शुरू करता है, डेथ न्यूमोनिया हो जाती है। सो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखिए इसके बाद ना एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स को उन्होंने समझाया। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इसको समझाया। कैसे समझाया? They purified the biochemicals, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों को प्यूरिफाई किया, ठीक है, हीट किल्ड एस वाले का और आर्स का। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया इस पूरे प्रोसेस में कि दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। ये जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उसने चेंजेस ले आए आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर और वो जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव,
ठीक है, उसका डीएनए चेंज हो गया, ठीक है। So they also discovered the protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNases did not affect the transformation. उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में ये दो एंजाइम्स का भी यूज किया, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को रोक नहीं सके। अब देखिए, अगर आप तीनों को 3 टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और तीनों में ये डालिए, तो डीएनए जो है, अगर डीएनए जिसमें टेस्ट ट्यूब में है उसके आप ऊपर आरएनएस डालेंगे तो वो तो कुछ नहीं करेगा। उसमें प्रोटीएजेस डालेंगे वो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्टेड करता है और आरएनएस आरएनए को डाइजेस्ट करता है, नॉट द डीएनए, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था? आपका डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। So unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment हार्शे एंड चेज। देखिए 1952 में इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया लिया और इन्होंने क्या देखा? मैं इस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्टली जो है फिगर पे आता हूं। ये देखिए, इन्होंने यहां पर बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस लिया है, ठीक है। इसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया। एक तरफ आप देख सकते हैं कि सल्फर से लेबल्ड किया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कहां पे प्रेजेंट होता है? आपका डीएनए के अंदर। जो फॉस्फोरस से लेबल्ड है उसका प्रोटीन का कोट लेबल्ड नहीं है सल्फर से, और सल्फर आपका प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, दो प्रोसेस इधर चल रहे हैं। यहां पर जो है इसमें इन्फेक्ट किया गया, ये एक बैक्टीरिया लिया गया और ये बैक्टीरियोफेज है, इन्फेक्ट किया। तो अब ये देखिए, ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ये भी अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया इन्फेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे? ब्लेंडिंग। आप इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर क्या करेंगे? इसके जो सरफेस पे अटैच्ड प्रोटीन वाला जो बैक्टीरियोफेज का कवरिंग है उसको आप हटा देंगे। ये हट गए, ठीक है। अब इसके डीएनए जो में कोई भी देखिए रेडियो एक्टिव लेबल चीज नहीं है ना। और इसके जो डीएनए में उसका फॉस्फोरस प्रेजेंट था, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था और वो डीएनए में प्रेजेंट होता। तो देखिए, इसके डीएनए में जो है वो फॉस्फोरस चला गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया गया। और अब आप उसको क्या मिलता है? देखिए, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए का पार्ट नहीं होता, वो आपका प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन को आपने ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूज करके हटा दिया इसके सरफेस। सिमिलरली यहां पर भी आप वही चीज देखिए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल। क्यों डिटेक्ट किया गया? क्योंकि डीएनए फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो तो डीएनए में आ चुका है फॉस्फोरस, ठीक है। सो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सप्लीमेंट। यहां पर आपका जो सप्लीमेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो हट चुका है, और यहां पर जो है आपका जो है रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा सुपरनेटेंट में। सो रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच ई कोलाई। ये प्रोसेस यहां से फिर से बता रहे हैं, देखिए, इन्फेक्शन किया, देन इसको ब्लेंडर में डालकर एजिटेट किया, ठीक है, वायरस पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, अलग हो गए उससे, और फिर जो है आपका रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल जो है पता चल गया कि फॉस्फोरस जो है वो आपके रेडियो एक्टिव डीएनए का पार्ट है, आपके डीएनए का पार्ट है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। So bacteria that were infected with the viruses that had radioactive proteins were not radioactive. यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता। क्या चीज जाता है? डीएनए सेल के अंदर जाता है। तो जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाला, उसमें क्या चीज गया होगा सेल के अंदर? डीएनए, ना कि प्रोटीन। So this indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that passed from the virus to bacteria. Properties of the genetic material DNA versus RNA.
So it became established that DNA that act as a genetic material, और RNA जो है वो आपके कुछ वायरसेस में पाए जाते हैं, जैसे टोबैको मोज़ोइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस। यहां पर जो है RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। DNA इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ज्यादातर यही पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। RNA परफॉर्म्स अ डायनेमिक फंक्शन मैसेंजर एंड अडेप्टर has to be found from the differences between the chemical structure of the two nucleic acid molecule। लेकिन आरएनए की अपनी एक उपयोगिता है कि ये देखिए मैसेंजर की तरह काम करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अभी जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या क्या है क्राइटेरिया? अगर आपका जेनेटिक मटेरियल है तो उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? इट शुड बी एबल टू जेनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपने रेप्लिका को बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए, रेप्लिकेशन करना चाहिए उसको। तो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, आपका डीएनए जो है वो स्टेबल होता है। अगर आप आरएनए की कंपेयर करें तो डीएनए इज क्वाइट स्टेबल देन आरएनए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, डीएनए में स्लो चेंजेस होते हैं और आरएनए में बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है। तो स्लो चेंज चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए लेकिन थोड़ा स्लो होना चाहिए, और इससे जो है वो इवोल्यूशन प्रोसेस फुलफिल्ड होती है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और जो मेंडेलियन हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना, उस मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स हैं उसको वो एक्सप्रेस करने के लिए होना चाहिए, उसमें इसकी एक्सप्रेशन पावर होनी चाहिए। सो इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो ही हमारा जेनेटिक मटेरियल। सो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, है ना, जिसमें कि हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया का यूज किया था, उससे ये पता चलता है कि वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो आपका डीएनए था। और ये 2' OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, ये काफी रिएक्टिव ग्रुप होता है और इसलिए ये काफी तेजी से डिग्रेड हो जाता है। आरएनए इसीलिए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता है। आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, है ना, और ये काफी रिएक्टिव है। तो ये स्टेबल तो नहीं हुआ, अगर इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबल कैसे होगा? So therefore DNA chemically is a less reactive, structurally more stable when compared to the RNA. इसीलिए DNA is a better genetic material. और देखिए यहां पर जो यूरेसिल पाया जाता है ना, थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो कंफर्म द एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। अब हम एक एक्सपेरिमेंट यहां पर देखेंगे, आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। अगर आप इवोल्यूशन को कंसिडर करें तो सबसे पहला जो जेनेटिक मटीरियल था वो आपका था, वो आपका आरएनए था, ठीक है। और आरएनए को जो है इसमें कैटालिटिक पावर थी, ये खुद एक एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइबोजाइम। सो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, बाद में इवोल्यूशन के द्वारा आरएनए से ही डीएनए का मटेरियल बना है। डीएनए जो है वो आपका आरएनए से ट्रांसफॉर्म होकर बना है, चेंज होकर बना है, इसमें मॉडिफिकेशंस हुए और जब डीएनए बन गया तो वो क्वाइट स्टेबल हो गया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए में अपने रिपेयर कैपेबिलिटी भी थी और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। और ये देखिए वाटसन एंड क्रिक का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यहां पे प्रपोज किया गया है, और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है। हालांकि दो और भी जो है कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन शुरू में हाइपोथेसाइज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? ये रेड वाला देखिए, रेड वाला जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो पेरेंटल टाइप है ना, ये दोनों पेरेंटल है, इसलिए मैं पी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसी जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है तो देखिए उसके ऊपर जो है एक नया हेलिक्स जो है वो बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो आपका न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है दोनों के ऊपर। तो
अब ये जो है हमारा नया डीएनए हो गया इधर और एक नया डीएनए इधर हो गया। अब इसका एक स्ट्रैंड पैरेंटल है ना, ये जो रेड वाला है वो एक जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पैरेंटल है, इसी वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये अपने वन स्ट्रैंड को कंजर्व करके रख रहा है, नया स्ट्रैंड एक ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था 1953 में। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ऐसा कैसे होता है, सिर्फ यही प्रोसेस नहीं हो सकती, बहुत सारे क्वेश्चन उठे। तो बाद में जो है इसके जो है प्रूफ दिए गए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए गए सेमी कंजर्वेटिव होने का। तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की। इसके लिए क्या किया गया, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, बहुत सिंपल बैक्टीरिया को लिया गया, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट्स और ह्यूमन सेल के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसका जो डीएनए हेलिक का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि ह्यूमन और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1958 में बताया था, प्रपोज किया था, इनफैक्ट ये करके भी दिखाया था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने इसमें क्या किया है, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और ये जो है 15 NH4Cl है ना, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन लिए, ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, आइसोटोप है, ध्यान रखना है आपको। 15N हाई जो है नाइट्रोजन का जो है हैवी आइसोटोप लिया गया और उस पर ग्रो कराया गया। तो जो भी आपका जो नाइट्रोजनस बेस बन रहा होगा उसमें जो नाइट्रोजन बन रह रहा है वो कौन सा है, 15N वाला है। ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी generations. The result was that 15N was incorporated into the newly synthesized DNA. अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है ना उसके अंदर कौन सा जाएगा, 15N वाला जाएगा। ठीक है, so this heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in the cesium chloride. तो अब यहां पर सेंट्रीफ्यूज किया गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद किया गया, आप दोबारा से इस डीएनए को लेकर, बैक्टीरिया को लेकर 14 NH4Cl वाले पे अब आप इसको ग्रो करिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस फिगर के द्वारा देखिए, यहां पर 15N डीएनए है और आपके ये दोनों स्ट्रैंड रेड कलर के हैं। 20 मिनट के बाद ये अपनी कॉपी बना लेता है। तो आप यहां पर देखिए आपका हाइब्रिड मिल गया, क्योंकि आपने यहां पर 14N अब उसको प्रोवाइड किया था। 14N जब आप प्रोवाइड करेंगे तो अब आप देखिए एक रेड वाला जो है वो 15N वाला है और आपका ग्रीन वाला जो है वो 14N है। तो यहां पर आपको हाइब्रिड मिल रहा है। जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो देखिए यहां पर 15N वाले दोनों स्ट्रैंड हैं, तो ये काफी नीचे सेंट्रीफ्यूज कर रहा है। और जब हाइब्रिड बनता है इसका 15N और 14N, तो देखिए यहां पर ना सेंट्रीफ्यूज होकर ये थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 14N है वो थोड़ा लाइट है। ठीक है, इसको 40 मिनट तक हम और जो है 14N पे ही ग्रो होने देते हैं, नेक्स्ट 40 मिनट्स तक। तो देखिए आप इसकी अगली जनरेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा एक पैरेंटल है, उसके ऊपर 14N सिंथेसाइज हो रहा है। अब ये जो ओपन होगा, ये ग्रीन वाला ओपन होगा, तो इसके ऊपर अगेन एक न्यू ग्रीन स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, क्योंकि आप 14N वाला ही प्रोवाइड अभी कर रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको देखिए दो चेन मिलते हैं, लाइट एंड हाइब्रिड, ये वाला ग्रीन एंड ग्रीन दोनों 14N डीएनए वाला, और यहां पर भी दोनों 14N डीएनए वाला है। तो इसलिए यहां पर आपके दो चेन जो है 14N वाले मिलेंगे और दो चेन आपके यहां पर जो है वो 14N और 15N वाले मिलेंगे। तो हाइब्रिड आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, इससे पता क्या चल रहा है एक्चुअली में, देखिए इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। हर बार जो है वो अपने एक पुराने स्ट्रैंड को कंजर्व करके रख रहा है और नया स्ट्रैंड जो है वो उसके ऊपर सिंथेसाइज हो रहा है। So very similar experiment involving the use of radioactive thymidine to detect distribution of a newly synthesized DNA in the chromosome were performed by the Vika, Feba and Taylor and colleagues 1958. तो देखिए वे
थायमिडीन को लेकर ये प्लांट्स के सेल में और एनिमल के सेल में, है ना, उनमें भी जो है इस तरह का चेंजेस देखा गया। वहां पर भी जो है रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही हो रहा था। मशीनरी एंड द एंजाइम, रेप्लिकेशन में कौन कौन से मशीनरी या फिर एंजाइम यूज होते हैं? रेप्लिकेशन जो है वो देखिए सेट ऑफ कैटलिस्ट के द्वारा यूज होता है इसमें, ई कोलाई में। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए आ रहा है, ठीक है, डीएनए के टेम्पलेट पर ही डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है और नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है। तो सबसे पहला एंजाइम देखिए यहां पर ये यूज हो रहा है। These enzymes are highly efficient enzymes that have to catalyze the polymerization of larger number of nucleotide at a very short time। देख सकते हैं आप 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर को सिर्फ 20 मिनट्स में जो है या फिर 18 मिनट्स में जो है वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्पीड अप ये जो है वो एंजाइमेटिक बेस्ड रिएक्शन है, ये कितना तेज हो रहा है। यानी कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जो है वो सिंथेसाइज हो रही है। पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है डीएनए का वो एक सेकंड में 2000 बेस पेयर जाकर पॉलीमराइज हो रहे हैं और नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। सो एनी मिस्टेक, अगर कहीं गलती से कोई नया जो है, अगर एडेनिन के अपोजिट थाइमीन आना चाहिए उसकी जगह गलती से अगर सी आ जा रहा है या फिर कोई मिस्टेक हो जा रही है तो वो रिजल्ट क्या दे देगा आपको? म्यूटेशन, ठीक है। और यहां पर जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो है आपको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत के साथ साथ एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो आपका देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो दो पर्पस सॉल्व करता है आपका। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट यानी कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फॉस्फेट है ना, जैसे एटीपी के अंदर होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप, उसी तरीके से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके अंदर भी उतनी ही एनर्जी है। तो यहां पर ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है साथ साथ एज अ सबस्ट्रेट यूज होते हुए। So in addition, DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication and high degree of accuracy। डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपको हेलिकेज एंजाइम होता है और लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये भी और एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। अब ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसकी कैटालाइज की जो है ना, कैटालाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्शनल होती है, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेगा एंड इट क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। देखते हैं, देखिए हमारा जो डीएनए होता है वो ओपन होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे, उस रीजन को आप कहते हैं ORI रीजन, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये फिक्स होता है, ठीक है। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होता है वो 80 रिच होता है, क्योंकि उसको ओपन करना आसान है। अगर GC रिच होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, 80 रिच होता है, ठीक है। ये ओपनिंग हो जाने के बाद जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है। अब आपने एक चीज पढ़ा कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। आपका ये वाला स्ट्रैंड जो है देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, जो ओरिजिनल पैरेंटल है, और इसके अपोजिट ये ब्लू वाला जो देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जब इसके ऊपर जो है वो ओपनिंग ये इस तरीके से ओपन होता जाता है, ये धीरे धीरे इस तरीके से खुलता जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है एक स्ट्रैंड पर, यहां से स्टार्ट हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर आके लग रहा है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही चल रहा है और ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, जैसे जैसे ओपन होगा ये आगे बढ़ता जाएगा। इसकी बात देखिए, अब ये जो है 5 प्राइम इधर है तो इसके अपोजिट 3 प्राइम इधर होगा, और 3 प्राइम इधर है तो इसके अपोजिट 5 प्राइम इधर होगा। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां से सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन अब ये स्ट्रैंड आगे खुल गया तो इतनी स्पेस अगेन बच गई, तो अगेन यहां पर एक और छोटा सा स्ट्रेच बनना शुरू हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका मतलब जो है जो हमारा स्ट्रैंड पैरेंटल वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसमें छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में डीएनए बनेगा, और जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है उस पे कंटिन्यूअस जो है एक स्ट्रैंड बनता है। इसीलिए
आप देखते हैं कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, है ना, ये आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। बीइंग अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था ओकाजाकी ने, तो उसका नाम ही पड़ गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। बाद में ये फ्रैगमेंट्स जो है आपके जो है वो जोड़े जाते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। हालांकि इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेकिन आप पॉलीमरेज पाए जाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये बाद में जुड़ जाते हैं और इसमें लाइगेज एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है सारे फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, सो देखिए, द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। रेप्लिकेशन प्रोसेस डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस। कहीं पे भी डीएनए पे स्टार्ट नहीं होगा, वो फिक्स होता है ना, और जहां पर वो फिक्स होता है उसको ORI रीजन कहा जाता है। ठीक है, आपका जो सेल साइकिल चल रहा होता है, यूकैरियोट के केस में जो सेल साइकिल चल रहा होता है उसमें एक एस फेज आता है ना, इंटरफेज में G1 SN G2 फेज होता है। ठीक है, तो जो उसमें एस फेज होता है, देखिए वहीं पर आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। एम फेज में तो क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, लेकिन सिंथेसिस इसकी कहां हो चुकी है, एस फेज में। रेप्लिकेशन प्रोसेस एस फेज में पूरी हो चुकी है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। अब देखिए मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन की, जहां पर डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस हुई है। अब डीएनए जब आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वहां पर जो है दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहे थे। डीएनए के केस में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन रेप्लिकेशन प्रोसेस में, आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है वहां पर क्या होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड, आप पूछ सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होता है। देखिए इसका आंसर यहां पर है, इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे कुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट सीक्वेंस। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, अगर एक स्ट्रैंड पे ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पे उसके अपोजिट क्या होगा, टी होगा। तो आपके दो तरीके के आरएनए बन जाएंगे, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म्ड। इसलिए आपका एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सिर्फ एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन्वॉल्व होता है, दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों, अगर जैसे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे आरएनए बन गए और आरएनए अलग हुए, तो वो आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड। आपका आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अब बात करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ये देखिए डीएनए रीजन पर होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है वो डीएनए पे होता है। सबसे पहला होता है प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन होता है, एंड देन उसके बाद अ टर्मिनेटर। ये तीनों मिलकर जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का निर्माण करते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो आपका फर्स्ट थिंग है, देखिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां पर रिक्वायर्ड होता है ना, और वहां पर जो है वो पॉलीमराइज करता है। फर्दर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बढ़ता है, इसकी पोलैरिटी जो होती है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। एंड इट ऑल्सो रिफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिस पर जो आपका ये देखिए पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो आपका डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है वो एज अ टेम्पलेट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डीएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो आपका डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो एज अ टेम्पलेट काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करता है हमेशा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो इधर अगर डीएनए पे 3 प्राइम है तो इसके अपोजिट जो आरएनए बनेगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अपोजिटली चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा डीएनए एज अ टेम्पलेट काम करेगा।
ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें देखिए सबसे पहले होता है प्रमोटर, बीच में होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और लास्ट में होता है टर्मिनेटर। इन दोनों के बीच में आपके स्ट्रक्चरल जीन फ्लैंक्ड होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। आपका ये देखिए स्ट्रक्चरल जीन यहां पर है, बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन है पूरा। स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब आगे, देखिए प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, और स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम यानी कि बाद में जब खत्म होता है स्ट्रक्चरल जीन तो आपका टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये आपका डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये वाला जो है स्ट्रैंड जो है वो कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि इसी के अपोजिट यहां से आरएनए बनेगा, और आरएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके अपोजिट इस पे नहीं बनता, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए नहीं बनता है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड। देखिए टर्मिनेटर जो है आपका 3 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, और आपका जो प्रमोटर है वो आपका 5 प्राइम एंड की तरफ। There are additionally regulatory sequence that may be present further upstream or downstream। अब देखिए यहाँ पे जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ना, इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है ना, प्रमोटर रीजन के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। The properties of these sequence shall also be discussed here. The transcription unit and the gene। तो ये जो जीन है ये पूरा एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस प्रोसेस में, और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये आपका डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। आपका जो देखिए आरएनए के बनने के लिए भी जीन प्रेजेंट होते हैं। हमारे आरएनए बहुत तरीके के होते हैं ना, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, है ना। ये सबके जीन कहां पे प्रेजेंट है? आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट। Cistron as a segment of DNA coding a polypeptide. The structural gene is a transcriptional unit can be said as a monocistronic in eukaryote। आपका एक जीन एक बार में सिंथेसाइज होता है ना, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसलिए इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। सिस्ट्रॉन क्या है? एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड है ना, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि आपका एक एमआरएनए बनाता है, फंक्शनल, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहां पर पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में वंस एट अ टाइम एक से ज्यादा जीन ट्रांसक्राइब होते हैं, है ना। इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। और ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है इसमें भी छोटे छोटे जो है वो आपके इंटरप्शन पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपका जो प्रोकैरियोट है, सपोज एक बैक्टीरिया है, उसमें पूरा का पूरा एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में, और उसकी पूरी बॉडी क्या है बैक्टीरिया की? जस्ट वन सिंगल सेल। तो एक ही समय में जो है उसको बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो पॉलीसिस्ट्रॉन है, एक साथ कई सिस्ट्रॉन बना रहा है, एक साथ कई जो है वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। जबकि डीएनए के केस में हमारे ऑर्गन अलग अलग हैं। अब पेनक्रियाज में जो है हमारा जो एंजाइम बन रहा है वो आपका कहीं और जरूरत नहीं हो रहा, उसकी जरूरत नहीं है ना, उसकी वहीं सिंथेसिस हो रही है। तो वहां का जो डीएनए है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है, सिर्फ वो जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा, बाकी बॉडी के सेल्स ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे, जबकि वहां पर तो एक ही सेल था, ठीक है। तो यहां पर जो है एक टाइम में एक ही जीन जब जरूरत होती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, एनर्जी का कंजर्वेशन है, एनर्जी को बचाया जा रहा है। उन जीन्स को ट्रांसक्राइब करके कोई फायदा नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं है अभी। जब जिसकी आवश्यकता होगी तब उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा,
क्योंकि उसमें एटीपी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से देखा गया कि जो है स्पेशियल जो है वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना, बटे होते हैं, ऑर्गन्स बटे हुए हैं, सेल्स का, हर सेल्स का जो है एक ही फंक्शन नहीं है, अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग सेल्स हैं, जबकि बैक्टीरिया के केस में सिर्फ एक ही सेल होता है। अब बात की गई थी कि इंटरप्शन में आपका जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो सिस्ट्रॉन आता है उसमें इंटरप्शन पाए जाते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मैच्योर, इसकी जरूरत है, एक्सॉन जो है इसकी जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट ही क्यों है? मोनोसिस्ट्रॉन के अंदर जो आपका यूकैरियोटिक एमआरएनए बन रहा है उसमें बीच बीच में एक्सॉन्स होने की क्यों जरूरत है? अगर देखिए ये पूरा का पूरा आरएनए पूरा फंक्शनल होता और उसमें कहीं पे भी एक जगह म्यूटेशन हो जाता, आपका पूरा एमआरएनए खराब हो जाता, वो फिर फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना सकता था। अब अगर यहां पर हमारा एक आरएनए है, ये सपोज एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए है, और इसके कुछ कुछ सीक्वेंस पे यहां पर देखिए एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन, यहां पर म्यूटेशन हो गया, आपका ये इंट्रॉन प्रोटेक्टेड है, ये ठीक है, ये ठीक है, हमें इंट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो आपका म्यूटेशन होने के बाद भी देखिए आपका एमआरएनए प्रोटेक्टेड है, यहां पर हो गया तो भी प्रोटेक्टेड है, जहां जहां एक्सॉन होगा वहां पे प्रोटेक्शन। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे इंट्रॉन्स को बचाने के लिए ये जो है फर्दर मॉडिफिकेशन हुए होंगे जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। So the regulatory sequence are loosely defined as a regulatory gene even though these sequence do not code for the RNA और प्रोटीन। ये जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस की भी बात ऊपर की गई थी, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है वो किसी भी तरीके के कोड नहीं प्रोवाइड करते, हालांकि ये आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहां पर हमारे कितने तरीके के आरएनए हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, और आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। There are 3 RNAs needed to synthesize a protein in a cell. mRNA provide a template और tRNA देखिए अमीनो एसिड लाने का काम करता है, और rRNA play a structural and catalytic role during the translation process, ठीक है। mRNA एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, इसी के ऊपर सारी प्रोसेस होती है, सारा जो है कोड जो है वो इसी टेम्पलेट के पास है, mRNA के पास। tRNA जो है वो अमीनो एसिड को लाने का काम करता है, ठीक है, और rRNA जो है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल, क्योंकि ये राइबोसोम में प्रेजेंट है rRNA, तो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ये प्ले करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में। So there is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription all the 3 types of RNA in bacteria, है ना, तीनों तरह के बैक्टीरिया को जो है आरएनए को बनाने के लिए एक ही आपका आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सभी आपके एक ही आरएनए पॉलीमरेज से सिंथेसाइज हो। आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर पे बाइंड करता है और इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो यहां पर सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं और फिर इनका पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, इसमें इनिशिएशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज जाकर अटैच होता है और ये इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, और इसके बाद जो है आपके न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और ये पॉलीमराइज होते हैं, आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये पूरा डीएनए आरएनए बनता रहता है और लास्ट में जाकर इसका टर्मिनेशन होता है और वहां पर आरएनए जो है वो डिटैच होता है डीएनए से। तो यहां पर देखिए आपका इनिशिएशन के लिए जो है वो एक सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं है। तो इनिशिएशन हो गया, उसके बाद फर्दर इलोंगेशन के लिए जैसे ही इलोंगेशन स्टार्ट होता है सिग्मा फैक्टर जो है देखिए रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब पूरा आरएनए का सिंथेसिस हो चुका है,
अब ये क्या करेगा, डिटैच होगा। डिटैच होने के प्रोसेस को आप टर्मिनेशन कहते हैं। डिटैचमेंट होने के लिए देखिए यहां पर एक अगेन फैक्टर की आवश्यकता होती है जिसको कहा जाता है रो फैक्टर। ओके, तो ये रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सो हमारी तीन प्रोसेस थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। आप देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर है ना, ये आपका इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है, राइट। और आपका टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर जो है वो आरएनए को रिलीज करने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कराने के लिए, स्टॉप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पे देखिए आपके क्वेश्चन भी आए हैं 2019 में। यूकैरियोट के केस में देखिए टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये जो एमआरएनए बन रहा है ना, इस पे आपको दिख रहा होगा कि येलो एंड ऑरेंज स्ट्रेचेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कैपिंग प्रोसेस होती है। कैपिंग प्रोसेस में आपका गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो आकर यहां पर 5 प्राइम एंड पर अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है डिग्रेडेशन प्रोसेस शुरू हो सकती है, न्यूक्लियेज एंजाइम आकर इसको डिग्रेड कर सकता है। तो यहां पर 5 प्राइम गुआनोसिन जो है वो एक मॉडिफाइड गुआनोसिन है, वो अटैच करता है और इसके फर्दर डिग्रेडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंट्रॉन्स को हटना पड़ेगा, फंक्शनल एमआरएनए बनने के लिए इंट्रॉन्स को हटना पड़ेगा और सारे एक्सॉन्स को जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, यहां पर एंजाइम बेस्ड रिएक्शन होता है जिसमें कि स्प्लाइसियोसोम बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, दीज आर स्प्लाइसियोसोम्स। और ये स्प्लाइसियोसोम्स एंजाइम्स के द्वारा जो है संचालित रिएक्शन होता है और इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब देखिए ये पूरा एमआरएनए आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल एक्सॉन वाला ही प्रेजेंट है, जिस सीक्वेंस की जरूरत है वो सारे प्रेजेंट है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रेच लगाया गया है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एडेनाइलेशन। जैसे ही यहां पर आप बिल्कुल एंड पर पहुंचते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए ना, यहां पर कई स्ट्रेच ए यानी कि एडिनोसिन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ये 3 प्राइम एंड को बचाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं 5 प्राइम एंड को भी बचाने के लिए कुछ किया गया था, है ना, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच किया गया था और 3 प्राइम एंड को बचाने के लिए पॉली ए टेल बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्दर आपके कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें आप देख सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में देखा जाता है। प्रोकैरियोट्स के केस में इस तरीके से इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो पूरा फंक्शनल ही प्रेजेंट होता है आपका आरएनए। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर, है ना। आपका यहां पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि देखिए आरएनए बनाता है 28S, 18S, 5.8S। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके टीआरएनए, 5S आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाने के लिए। ठीक है, और जबकि आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 ये आपके प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, सारी जितनी जीन्स है ना उससे जो बनता है वो आपका एमआरएनए बनता है और हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर देखिए प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज की बात की गई थी, जबकि यूकैरियोट्स के केस में आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस हैं और सब अलग अलग चीजें सिंथेसाइज कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में, 2012 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। 2024 में भी देखिए आया हुआ है ओडिशा के एग्जाम में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन एक्सॉन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्सॉन्स को जोड़ना है, इंट्रॉन्स को हटाना है, यानी कि स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करता हूं और ये देखिए टेलिंग प्रोसेस में एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 to 300 है ना, आपके एडेनिन जो है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। So these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity.
The process of translation requires the genetic information from the polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया है, mRNA बन चुका है और mRNA के ऊपर कोड है। अब ये कोड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आप समझते हैं जेनेटिक कोड के द्वारा। So biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting. The proposition and the deciphering genetic code were most challenging. तो डीएनए स्ट्रक्चर तो हम समझ गए थे, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, लेकिन जो जेनेटिक कोड उसके ऊपर प्रेजेंट है उनको समझना थोड़ा चैलेंजिंग था। सो गेमो, देखिए ये फिजिकिस्ट थे, है ना, फिजिक्स बैकग्राउंड थे। इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, आपको भी पता होगा, वी हैव ओनली 20 अमीनो एसिड, तो इतने कितने हमारे जो है वो प्रोटीन्स बना सकते हैं। ये बहुत तरीके के बनाते हैं यही 20 अमीनो एसिड, तो ये कोड कैसे बनता होगा, है ना। सो इन्होंने बताया कि ओनली 4 बेसेस हैं आपके पास, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यही 4 बेसेस तो हैं, और ये 20 अमीनो एसिड कैसे बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, एक एक बेस नहीं बना रहा है, एडेनिन सिर्फ किसी अमीनो एसिड को नहीं कोड कर रहा है, ग्रुप ऑफ जो है बेसिस हैं वो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना, कॉम्बिनेशन की बात की गई। So he suggested that the order of code for all 20 amino acid, और उसमें देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उन्होंने ये भी बताया। तो इस तरीके से अगर आप 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं और 3 इसके पावर लगाते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि आपके टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। अगर 64 कोडॉन्स हैं और हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कोडॉन्स अलग अलग जो हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना। ये सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाकर उन्होंने ये जो है ये बताया जेनेटिक कोड के बारे में। और देखिए ये बिल्कुल ठीक भी बैठा, अभी हम देखेंगे फिगर के फॉर्म में। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट, और ये सभी कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में थे। ये देख सकते हैं आप, यहां पर ट्रिपल यू, यूयूसी, यूयूए और यूयूजी है, ये फेनिल एलेनिन है ना। देखिए यू जो है वो फेनिल एलेनिन को था और यूयूसी भी फेनिल एलेनिन के लिए, यानी कि 2 अलग अलग जो है वो ट्रिपलेट जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये हरगोबिंद खुराना ने ये पूरा जो है वो डेवलपमेंट दिया था कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ये होते हैं। तो देखिए हमारे कंट्री के थे हरगोबिंद खुराना, उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इसे नीट 2024 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो यहां पर जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड pyrophosphate was also helpful in polymerizing the RNA and was defined sequences in the template independent manner, and finally a checkerboard for the genetic code। अब इसकी बात हम नहीं करेंगे, इस तरीके से चेकरबोर्ड बनाया गया और सारे जितने 64 हैं ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 64 होते हैं ये, ठीक है। इसमें से जो है 61 जो है वो आपके कोडॉन्स हैं और 3 जो है वो नॉन कोडॉन्स हैं, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो देखिए कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, 61 कोड फॉर द अमीनो एसिड एंड 3 कोड्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। ये प्रोटीन में स्टॉप कोडॉन यूज होते हैं। So the code is nearly universal. For example, from bacteria to human, triple U would code for the phenylalanine. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी सेम कोडॉन ही यूज होता है, इस वजह से उसको आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल है। Some exceptions is true and have been found in the mitochondrial codons and some protozoans. लेकिन कुछ mitochondrial codons और protozoans में डिफरेंट देखे गए हैं। AUG देखिए डुअल फंक्शन प्ले करता है, ये एज अ मेथोनिन को भी कोड करता है और ये सबसे पहला अमीनो एसिड जो है वो यही होता है आपके प्रोटीन का, है ना। इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी ये यूज होता है। ये आपके
AA, UAG एंड UGA स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटर कोडॉन की तरह यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूं। ये देखिए यहां पर जो है हम टीआरएनए की बात करेंगे, जो कि एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि टीआरएनए जो होता है वो एक अमीनो एसिड को अपने साथ बांध कर रखता है और उसको आपके एमआरएनए तक लेकर जाता है ना। तो यहां पर ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। अमीनो एसिड के पास जो है वो अपना कुछ भी रीड करने के लिए नहीं होता है, लेकिन टीआरएनए जो है वो एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट कोडॉन है उसको पढ़ सकता है ना। तो इस वजह से अमीनो एसिड जो है वो आपके टीआरएनए से बाइंड हो जाता है और आपका टीआरएनए जो है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। टीआरएनए को देखिए एसआरएनए भी कहा जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका एमआरएनए है, जो रेड लाइन है ये एमआरएनए, इसके ऊपर देखिए ये कोडॉन है एयूजी। अब यहां पर देखिए टीआरएनए है और इसके 3 प्राइम एंड पे ये सेरीन अमीनो एसिड अटैच है। तो ये पूरा जो टीआरएनए है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर कोडॉन था आपका एजीयू, इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी और यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए, इसका अटैच हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एयूजी, यहां पे यूएसी होगा तो इसके अपोजिट एयूजी होगा। ये टायरोसिन अमीनो एसिड लेकर आया क्योंकि यहां पर ये टायरोसिन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड और इससे देखिए जेनेटिक कोड के द्वारा ही ये पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस को समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलेशन में आपका ये स्पेसिफिक टीआरएनए जो होता है वो आपका अमीनो एसिड से ज्वाइन करता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल का बनना सबसे पहला प्रोसेस है ट्रांसलेशन। The secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover। अब ये देखिए tRNA के स्ट्रक्चर की बात की गई यहां पर, ये क्लोवर लीफ मॉडल है इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और ये जो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्वर्टेड एल के फॉर्म में होता है। हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन जो है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड है टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एमआरएनए है, ये यहां पर आपका एक अमीनो एसिड जो है एक टीआरएनए अटैच है यहां, और उसके पास क्या था एलेनिन, यहां वाला कोडॉन 3 गैप है। तो एंट्री होती है यहां पर एक नए अडेप्टर मॉलिक्यूल की जो कि वैलिन लेकर आ रहा है, क्योंकि CAA वैलिन को कोड करता है, ठीक है। यहां पर एक अमीनो एसिड एक टीआरएनए पहले से प्रेजेंट है जिसके साथ एलेनिन टीआरएनए है, और यहां पर हमारा दूसरा टीआरएनए जिसके पास वैलिन है। अब इन दोनों के बीच में देखिए बॉन्डिंग शुरू होती है। बॉन्डिंग के लिए जो आप देख सकते हैं यहां पर आपका लार्जर जो है सब यूनिट है राइबोसोम का, और नीचे की तरफ स्मॉलर सब यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो एमआरएनए के ऊपर स्मॉल जो है वो सब यूनिट आकर अटैच होता है, ये इनिशिएटर बन चुका है। अब यहीं पर आपका लार्जर सब यूनिट आकर अटैच होता है, और जब लार्जर सब यूनिट आकर अटैच होता है तब यहां पर टीआरएनए का आना शुरू होता है, ठीक है। चलिए यहां पे समझते हैं कि 2 अमीनो एसिड यहां पर प्रेजेंट हो गए और 2 आपके टीआरएनए हैं, तो दोनों बहुत क्लोज टुगेदर होते हैं। और यहां पर जो आपका राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है उसमें एक आपका प्रेजेंट होता है 23S आरएनए, ये आरएनए प्रेजेंट होता है। वो आरएनए जो है इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही, है ना, ये पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है सेकंड वाले टीआरएनए से अटैच हो जाएगा और ये वाला फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तो ये बाहर निकाल दिया जाएगा और ये एक कोडॉन आगे बढ़ जाएगा। फिर इस कोडॉन के रीड करके टीआरएनए एक दूसरा आएगा, ठीक है, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होती रहती है और इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है।
सो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा। द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय द बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो दो अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए and that is called as charged tRNA amino acylation। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है इसका टर्मिनेशन होता है। तो जैसे ही लास्ट कोडॉन आपका 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन आते हैं उसके लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट है, तो कोई टीआरएनए वहां पर नहीं आके अटैच होता है ना। तो वहीं पर जो है आपका जो है वो टर्मिनेशन हो जाता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाता है। When the small subunit encounter the mRNA, the process of translation, ये इनिशिएशन की बात की गई है, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन की। तो देखिए रेगुलेशन आपके 3 लेवल पे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होते हैं, है ना, प्रोसेसिंग लेवल पे होते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे बनता है, फिर रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग होती है, मैंने स्प्लाइसिंग की भी बात की गई थी। ये प्रोसेसिंग लेवल पे अगर पूछा जाए तो आप बस बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग लेवल पे जो है वो रेगुलेशन कहाँ होती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस इसका एग्जांपल है। और आपका एमआरएनए जो है न्यूक्लियस में बनता है और उसको साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का जो काम होता है वो आपका ट्रांसलेशनल लेवल में। अब जीन रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोकैरियोट्स के केस में ना जो है एक पूरा जीन का स्ट्रक्चर होता है जिसका रेगुलेशन होता है कि कब इसको सिंथेसाइज करना है एमआरएनए और कब नहीं करना है। तो मैं एक फिगर के द्वारा इसको आपको बताऊंगा। ये लैकोपेरॉन है। लैकोपेरॉन को के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड ने बताया था। ये हमारा एक लैकोपेरॉन है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। लैकोपेरॉन में आप देख सकते हैं यहां पर ये आई जीन है, ठीक है, यहां पर पी जीन है और यहां पर जो है ऑपरेटर जीन है। इसके बाद ZYA, Z जो है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, Y जो है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और A Y परमीज के लिए, और जो है A ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। अब यहां पर जो है ना एक ये रिप्रेसर बनाता है, ये हमेशा रिप्रेसर बनाता रहता है क्योंकि हमारा जो जीन है ना, सेल जो है वो हमेशा ग्लूकोज को लेना चाहता है। बैक्टीरिया हमेशा ग्लूकोज को लेना चाहता है, ग्लूकोज से ही वो अपनी एनर्जी निकालता है। लेकिन जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता है ना, तब वो लैक्टोज को लेता है। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो उसको ले लेता है। तो देखिए जब ग्लूकोज अवेलेबल है, यहां पर ग्लूकोज है, तब ये क्या करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन होगा और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पे ज्वाइन कर जाएगा। अब यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, अटैच होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि रिप्रेसर इसको आके रोक दिया है, ठीक है। अब यहां पर जी नहीं प्रेजेंट है, यहां पर एल प्रेजेंट है, यानी कि लैक्टोज अवेलेबल है। अब बैक्टीरिया को तो फूड लेना है, वो क्या करेगा, इस रिप्रेसर को यहां पर बनेगा। रिप्रेसर हमेशा बनता रहता है, लैकोपेरॉन में रिप्रेसर हमेशा बनता है। अब यहां पर जो है ये आपका लैक्टोज जो है वो यहां पर आकर अटैच होगा और इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। अब ये देखिए इनएक्टिवेट हो गया ये रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाकर ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और ये डीएनए से जाकर कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब डीएनए से जाकर कंबाइन नहीं कर सकता तो ये देखिए पूरा अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आके अटैच होगा और ये आगे बढ़ेगा और ये तीनों जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनाएगा, परमीएज भी बनाएगा और ट्रांस एसिटाइलेज भी बनाएगा। कब, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ये इंड्यूसर जो है ना, ये लैक्टोज है आपका, यहां पर इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज। तो इस तरीके से ये जीन एक्सप्रेशन होता है ना। ये लैकोपेरॉन का यहां पर एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में।
तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी पूरे ह्यूमन के जो है जीनोम को जानने के लिए, है ना। ये 1990 में लॉन्च की गई थी। बहुत सारी कंट्रीज एक साथ यूनाइट होकर इस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हैंडल किया था। स्टार्ट 1990 में होता है। इसको जो है मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसमें पैसे कितने खर्च हुए थे, और इसमें देखिए यहां पर जो है ह्यूमन जीनोम इज सेट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। इतना बेस पेयर जो है ये होता है। गोल्स क्या थे? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ एचजीपी। सो देखिए 20,000 to 25,000 जीन्स ह्यूमन डीएनए को जो है वो आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना। और ये पूरे ह्यूमन डीएनए में ये सारे प्रेजेंट थे, तो इनको जो है वो इसके सीक्वेंस को पता करना था। ये इस प्रोजेक्ट का जो है वो गोल था। इस सारे इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना और इसका पूरा डेटा का एनालिसिस भी करना। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, और फिर बाद में इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के द्वारा यूज करना। ठीक है, इससे बहुत सारे सोशल इश्यूज, लीगल इश्यूज और एथिकल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प मिली आगे चल के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर प्रोजेक्ट तक चला। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको हैंडल किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है। द अर्ली ईयर्स एचजीपी द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकेम द मेजर पार्टनर। एडिशनल कंट्रीब्यूट्स लाइक कौन कौन सी कंट्रीज? यूके तो था ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अदर कंट्रीज जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था। प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ था। अब देखिए इसके बाद ना बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे थे बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनेरहोप्टिटिस एलिगेंस, जिसका काफी यूज जो है वो जेनेटिक्स की स्टडी में किया जाता है। ड्रोसोफिला, प्लांट्स जैसे कि अरेबिडोप्सिस, इन सब का भी आगे चलकर सक्सेसफुली सीक्वेंसिंग जीन की गई। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसी तरीके से बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी देखिए सीक्वेंसिंग की गई। So this method involved two major approaches. One approach focused identifying the gene that are expressed as RNA. ठीक है, इसमें express sequence tags RNA को जो है वो टारगेट किया गया। So the other took blind approach, simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequences and later assigning the different regions in the sequence with functions termed as sequence annotation. पूरे जीनोम को भी सीक्वेंस किया गया। अब देखिए यहां पर जो है ना कुछ वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और याक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इसमें इस्तेमाल किया गया था। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि इसमें पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स वो डीएनए को निकालकर जो है उससे वेक्टर बनाया गया, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं उसको निकालकर जो है वो वेक्टर बनाया गया। वेक्टर जो है यूज किया जाता है किसी फॉरेन डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डालने के लिए। तो ये एक फिगर है, आप देख सकते हैं पूरे सेल से डीएनए को निकाला गया, डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई और फिर उसको कंप्यूटर बेस्ड जो है वो डेटाबेस क्रिएट किया गया, और इससे जो है वो फर्दर जो है पूरे डीएनए की जो सीक्वेंसिंग की गई उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर प्रेजेंट। सो अभी हम अपना ये सेशन यहीं पे जो है थ्योरी का स्टॉप करेंगे और अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला सेशन। इस सेशन में जो है हम अपने कुछ PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे कि PYQ क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नीट PYQs। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए है, देयर आर 3 जीन्स A, B, C, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A, B is 20%,
BC is 28%, A and C is 8%. What is the sequence of gene on the chromosome? तो जीन का सीक्वेंस क्या होगा, है ना? आपको इस परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो डीएनए के सीक्वेंस, जीन्स के सीक्वेंस को बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ए BAC, B ABC, C ACB and D none of these. आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो देखिए ये हमारा प्रश्न था, ए और बी के बीच में 20% जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बी और सी के बीच में 28% और ए और सी के बीच में 8%। ठीक है, तो देखिए हमारा जो उत्तर है वो है ए वाला ऑप्शन BAC। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपनी जो है वो माइक को ऑफ करें। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए बी और ए के बीच में जो है वो 20% जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ए और सी के बीच में 8% की क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। ठीक है, और बी और सी के बीच में 28%। अगर एक चीज और समझ लीजिए, अगर दो जीन बहुत क्लोज हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। जब दो जीन काफी दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखिए बी और सी दूर हो गए तो इनके बीच में 28% जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, है ना। ए और सी बहुत क्लोज हैं, इनके बीच में सबसे कम 8% की क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और बी और ए के बीच में 20% हो रही है क्योंकि ये थोड़े कंपैरेटिवली दूर है। और बी और सी का दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा 28, है ना। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही था, और आपको इस तरह के प्रश्न में यही अप्रोच जो है वो लगानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन। पहले हमारा स्टार्टर कोडॉन कौन है? अभी हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी इसको बताया गया था। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए AUG, B UGA, C UAA एंड D UAG। 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर। बच्चों मैं आपसे कहूंगा आप अपने इस माइक को जो है वो ऑफ रखिए। आप जो भी कहना चाहते हैं आप अपने चैट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन या फिर इनिशिएटर कोडॉन? तो आप सबका उत्तर सही है, ए AUG। AUG किसको कोड करता है? मैथ्योनिन को। तो हमारे बाकी जो कोडॉन थे वो क्या थे? वो सभी स्टॉप कोडॉन थे। UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों जो हैं वो आपके स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्टार्ट कोडॉन इज द फर्स्ट कोडॉन ऑफ द मैसेंजर RNA mRNA ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेटेड बाय द राइबोसोम। द स्टार्ट कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर द मैथ्योनिन, ये हमेशा मैथ्योनिन को ही कोड करता है इन यूकैरियोट्स, एंड मॉडिफाइड मैथ्योनिन fMet इन प्रोकैरियोट्स। यहां पे भी मैथ्योनिन होता है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है प्रोकैरियोट के केस में। द मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडॉन इज AUG। ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ इनिशिएटर कोडॉन है। ठीक है, और आपके जो बाकी कोडॉन थे ऑप्शन में UAA, UAG एंड UGA, ये आपके टर्मिनेटर कोडॉन है ना।
A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except, एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है ना, वो सभी ट्रेट्स को फुलफिल करता है एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको छोड़ना है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, इट शुड बी अनेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। बी, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। It should be able to express itself in the form of RNA. It should be able to generate its replica. उसको अपना रेप्लिका भी बनाना है। देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने माइक को ऑफ करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है उससे। चलिए देखते हैं इसको, प्रश्न को। तो ये हमारा प्रश्न था, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सभी ट्रेट्स को फुलफिल करता है एक्सेप्ट। तो देखिए, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अगर होगा तो ये डीएनए से डीएनए कैसे बनाएगा, है ना? अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इट शुड बी स्टेबल। और आपका जो डीएनए होता है वो आरएनए की तुलना में काफी स्टेबल है ना? आपका जो आरएनए, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही बना था। जब इवोल्यूशन हो रहा था समुद्र में, बहुत सारे सी में जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है सेल्स बन रहे थे, तो सबसे पहले जो सेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना था उसमें जो जेनेटिक मटेरियल बना था वो आरएनए था। लेकिन आरएनए जो है वो बहुत अनस्टेबल था, और आज मैंने वो सारे रीजन आपको बताए थे कि आरएनए में अनस्टेबिलिटी क्यों थी। क्योंकि वो खुद भी एक तरह से कैटालिटिक बिहेव करता था, उसके 2' OH ग्रुप जो है वो काफी जो है वो रिएक्टिव था। थर्ड थिंग, उसमें यूरेसिल पाया जाता है थायमीन की जगह, और थायमीन स्टेबल है और यूरेसिल अनस्टेबल है। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है आरएनए को अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। जबकि आपका डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, डीएनए डबल हेलिकल है, उसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है, प्रोटेक्टेड है। जबकि आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसका जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है वो एक्सपोज्ड होता है, वो बहुत जल्दी से म्यूटेट करता है। तो यहां पर म्यूटेशन की जो है वो रेट कम हो गई, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो गया। लेकिन फिर भी म्यूटेशन होता था, क्योंकि म्यूटेशन होना जरूरी है इवोल्यूशन के लिए, बिल्कुल स्टॉप नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। अगला प्रश्न हमारा यहां पर, डीएनए dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA, which is called the DNA dependent RNA polymerase catalyze करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, और उस डीएनए स्ट्रैंड को आप क्या कहते हैं? ए, अल्फा स्ट्रैंड, बी, एंटी स्ट्रैंड, सी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, डी, कोडिंग स्ट्रैंड। ये भी जब मैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बता रहा था तो वहां पर इस चीज को भी फिगर में आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या आता है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड द, एंड दैट इज सी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। So the template strand is the sequence of DNA which is going to be copied during the synthesis of mRNA. इस DNA वाले स्ट्रैंड को, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, इसी के ऊपर mRNA की सिंथेसिस होती है। और जो दूसरा वाला आपका DNA का स्ट्रैंड है उसको आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो हमारा mRNA बनेगा उसका कोडॉन, और जो आपका DNA का कोडिंग स्ट्रैंड वाला है जिसके ऊपर mRNA नहीं बना है,
वो दोनों सेम होंगे, सिर्फ एक फर्क होगा कि जहां जहां कोडिंग स्ट्रैंड पे टी पाया जाता है वहां पर वो यू पाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है? ऑप्शन ए ओपेरॉन, बी रिकॉन, सी म्यूटॉन एंड डी सिस्ट्रॉन। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, ये हमारा प्रश्न था कि स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है, और देखिए इसका उत्तर है डी सिस्ट्रॉन, है ना, डी सिस्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। Cistron is a part of a DNA or RNA that shows a specific polypeptide or a specific behavior, and gene is also code for a specific character or a trait. So it is equivalent to the structural gene. अगला प्रश्न हमारा यहां पे, which of the following rRNA act as a structural RNA as well as a ribozyme in bacteria? वो rRNA कौन सा है जो कि एक स्ट्रक्चरल आरएनए यानी कि किसी का स्ट्रक्चर बनाता है, किसी पर्टिकुलर चीज का स्ट्रक्चर बनाता है, और साथ साथ वो राइबोजाइम, राइबोजाइम मतलब वो आरएनए जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, बैक्टीरिया में कौन सा है? इसके ऑप्शन जो है वो इस प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 में ये आया हुआ है। ए 23S rRNA, बी 5.8 srRNA, C 5S rRNA and D 18S rRNA। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये हमारा प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग rRNAs एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। और देखिए इसका सही उत्तर है ए 23S rRNA। जब मैं पेप्टाइड बॉन्ड आपको बता रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो होता है ना, उसमें 23S rRNA होता है। जब आपके दो अमीनो एसिड बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं तो उनके बीच में ये बॉन्ड बनाता है, कौन? 23S rRNA। तो यहां पर देखिए ये राइबोसोम बनाने में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चरल आरएनए बना रहा है, और साथ साथ इसके अंदर राइबोजाइम वाली एक्टिविटी है, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है दो अमीनो एसिड के बीच में। आपको ध्यान रखना है 23S rRNA, और ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन, 23S rRNA also known as 23S rRNA, which is a ribozyme that carries amino acetyl transferase। देखिए ये एंजाइम जो है कौन सा है, ये एंजाइमेटिक जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है वो है अमीनो एसाइल टी ट्रांसफरेज एक्टिविटी, which occur in the ribosome especially in prokaryotes. Hence it act as a structural RNA in bacteria। ये एक स्ट्रक्चर की तरह भी काम कर रहा है और एंजाइमेटिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा यहां, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, स्प्लाइसियोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस, ए फंजाई, बी एनिमल्स, सी बैक्टीरिया, डी प्लांट्स। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो देखिए इसका, ये हमारा प्रश्न था कि स्प्लाइसियोसोम किस तरह की सेल्स में नहीं आपको देखने को मिलता है, नहीं पाया जाता। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा उत्तर जाने से पहले कि स्प्लाइसियोसोम जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया, क्योंकि स्प्लाइसियोसोम जो होता है वो आपका बनता है किसमें, यूकैरियोट्स में। तो हमारे क्या क्या एग्जाम्पल थे, ऑप्शंस थे, फंजाई था, बैक्टीरिया था, प्लांट्स था, एनिमल्स था। तो फंजाई यूकैरियोट है, प्लांट्स भी यूकैरियोट है और एनिमल भी यूकैरियोट है, राइट। लेकिन बैक्टीरिया आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में स्प्लाइसियोसोम क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां पर पूरा फंक्शनल एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट के केस में आपका इंटरप्टेड इंट्रॉन एक्सॉन बनता है और वहां पर जो है एक्सॉन को निकालना होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपका स्प्लाइसियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, so in eukaryotes spliceosomes are used in removal of introns। वहां पर इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और सारे एक्सॉन्स को ज्वाइन करना है। ये कब होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। जब पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद जाकर ये प्रोसेस होती है स्प्लाइसियोसोम बनने की। सो दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वहां पर इंट्रॉन एक्सॉन जैसी कोई चीज नहीं बनती है। वहां पर पूरा आपका फंक्शनल एमआरएनए बनता है ना, कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होता वहां पर, पूरा का पूरा फंक्शनल फॉर्म में आपका एमआरएनए होता है। तो इसलिए वहां पर स्प्लाइसियोसोम बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस प्रोसेस में बना था, अगर आपको ध्यान हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, द लीडिंग स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, द लैगिंग स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। स्ट्रक्चर वो वाई वाला अगर आपको याद हो तो। चलिए इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। सो देखिए आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है वाई शेप में, तो जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा होता है ना। और जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा। इसका मतलब है कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे जा रहा है, राइट। लीडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल एक स्ट्रैंड पूरी बनती है, उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नहीं बनते, तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है लैगिंग स्ट्रैंड एंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इसका एक्सप्लेनेशन, 2 डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली वर्क एट द डीएनए फॉर्क, वन ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड पे बनता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। DNA polymerase synthesize each Okazaki fragments at the lagging strand 5 prime to 3 prime direction. As the replication fork opens further, new Okazaki fragments appear, and the first Okazaki fragments appear away from the replication fork, and thus direction of elongation would be away from the replication fork. इसका हमेशा replication fork से away जो है वो synthesis होती है। ठीक है, सो आपका ये देखिए, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये वाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कैसे बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर ये 3 प्राइम इधर है तो इसका 5 प्राइम यहां होगा।
और 3 प्राइम ये वाला होगा। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट देखिए इस तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसे ये खुलता जाता है और नया फ्रेगमेंट यहां पे बनेगा, फिर यहां पे बनेगा, जैसे जैसे ये ओपन हो। तो अवे, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द फॉर्क स्ट्रक्चर। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 was nucleosome indicates A. DNA replication is occurring. The DNA is condensed into a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. D. Transcription is occurring. इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये? बी वाला ऑप्शन, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। देखिए H1 हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो आपका है ना कंडेंसेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। द एसोसिएशन ऑफ H1 प्रोटीन इंडिकेट द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। जब तक ये अटैच नहीं होता है H1 तब तक आपका न्यूक्लियोसोम का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये डीएनए के कंडेंसेशन प्रोसेस में यूज होता है। डीएनए इज देयरफॉर कंडेंस्ड फॉर्म। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।